भारत की नदियां ये सिर्फ भूगोल की लकीरें नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की कह सकते हैं धमनियां हैं। बिल्कुल, लाइफ लाइन्स है। हाँ, और आज हम पानी के इसी सफर पर निकलेंगे। मतलब हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू करेंगे और फिर इन नदियों के साथ साथ बहेंगे। देखेंगे कि कैसे ये मैदानों को सींचती हैं, शहरों को जन्म देती हैं और अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके किरदारों को, मतलब नदियों को, दो मुख्य गुटों में बांटना होगा। अच्छा? हाँ, यही वर्गीकरण हमारे आज के विश्लेषण का आधार बनेगा। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और दोनों का स्वभाव, जैसा आपने कहा, बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। चलिए तो फिर इसी वर्गीकरण की गांठ खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ लोकेशन का फर्क नहीं है, इनके चरित्र में बहुत गहरा अंतर है। वो क्या है? बिल्कुल, सबसे बड़ा अंतर इनके पानी के सोर्स का। जो हिमालयी नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं। पेरेनियल, मतलब साल के 12 महीने पानी। हाँ। इसकी वजह यह है कि इन्हें दो स्रोतों से पानी मिलता है। एक तो गर्मियों में ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है उससे, हाँ। और दूसरा मानसून में बारिश से। अच्छा। और इसी वजह से ये नदियां बहुत लंबी होती हैं। इनका जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे वाटर कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो हजारों किलोमीटर में फैला होता है। और इसके ठीक उलट है प्रायद्वीपीय नदियां। वो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। एकदम, मतलब वो मौसमी है। बारिश अच्छी हुई तो उफान पर रहती हैं। और गर्मियां आते आते उनका जलस्तर काफी कम हो जाता है। कुछ छोटी नदियां तो सूख भी जाती हैं। इसीलिए तुलना में छोटी होती हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों में जिक्र है कि हिमालय की नदियां वो पहाड़ों से भी ज्यादा पुरानी है। हाँ, ये बहुत कमाल की बात है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब नदी पहले से थी और पहाड़ उसके रास्ते में खड़ा हो गया। बिल्कुल, और नदी ने हार नहीं मानी, उसने पहाड़ को काट दिया। अरे वाह! इन्हें एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, जैसे सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। जब हिमालय करोड़ों सालों में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, तो ये नदियां इतनी शक्तिशाली थीं कि इन्होंने एक तरह से आरी की तरह पहाड़ को काटते हुए अपना रास्ता बनाए रखा। कमाल है। तो चलिए इन्हीं में से एक शक्तिशाली नदी से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। हाँ, इसका उद्गम होता है तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर से। और वहां इसका नाम भी बड़ा शानदार है, सिंगी खंबन, यानी शेर का मुंह। और वहां से ये भारत में डेमचोक के पास से लद्दाख में प्रवेश करती है। लेह शहर इसी के किनारे बसा है और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन भारत के लिए सिंधु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी 5 बड़ी सहायक नदियां, जिन्हें हम सब पंचनद के नाम से जानते हैं। हाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। पंजाब का नाम भी तो इन्हीं से पड़ा है। बिल्कुल, और इन पंचनद में भी कई दिलचस्प कहानियां हैं। जैसे हमारे एक स्रोत में बताया गया है कि ब्यास इकलौती ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। अच्छा? हाँ, वो भारत में ही पंजाब के हरीके में सतलुज से मिल जाती है। और चिनाब, जो हिमाचल में 2 धाराओं चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है, वो अगर हम पानी के वॉल्यूम की बात करें तो इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु तंत्र का जिक्र, वो 1960 की सिंधु जल संधि के बिना तो अधूरे ही है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये कूटनीति का मतलब डिप्लोमेसी का एक चमत्कार है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वो तय करती है कि पश्चिमी नदियों का पानी कौन इस्तेमाल करेगा। हाँ, सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत। और सबसे कमाल की बात यह है कि 1965 और 1971 की लड़ाइयों के बावजूद ये संधि आज भी कायम है। सही बात है। ये दिखाता है कि पानी कितना जरूरी संसाधन है, कभी-कभी राजनीतिक मतभेदों से भी ऊपर। ये दुनिया के सबसे सफल जल बंटवारा समझौतों में से एक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को आकार देती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पूर्व की ओर चलें तो हम उस नदी तंत्र में पहुंचते हैं जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा है, गंगा। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि गंगा गंगा के नाम से शुरू ही नहीं होती। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका उद्गम तो 2 धाराओं के संगम से होता है। एक है भागीरथी जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और दूसरी है अलकनंदा जो सतोपत ग्लेशियर से। और ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। वहां से इस मिली हुई धारा का नाम गंगा पड़ता है। बिल्कुल,
असल में अलकनंदा से अलग अलग नदियों के मिलने से 5 पवित्र प्रयाग बनते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आखिर में ये देव प्रयाग। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर गंगा से मिलती है। और यमुना की भी अपनी एक बड़ी टीम है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल का नाम आते ही मुझे तो वो बीहड़ याद आते हैं, वो जो बैडलैंड टोपोग्राफी हम फिल्मों में देखते हैं। हाँ, वो बीहड़ या रिवीन इसी नदी की देन है। ये तब बनता है जब नदी नरम मिट्टी को बहुत तेजी से और गहराई से काटती है, जिसे गली इरोजन कहते हैं। इससे जमीन खेती के लायक नहीं रहती है। हाँ, और एक भूल भुलैया जैसी बन जाती है, जो ऐतिहासिक रूप से मतलब बागियों और डाकुओं की पनाहगाह रही है। गंगा की एक और मशहूर सहायक नदी है जो अपने अच्छे कामों के लिए नहीं जानी जाती, कोसी। बिहार का शोक। और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। क्यों? मतलब ये इतनी बाढ़ क्यों लाती है? देखिए, कोसी एक युवा नदी है। ये हिमालय से अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट या गाद लेकर आती है। जैसे ही ये बिहार के मैदानी इलाके में पहुंचती है, इसकी रफ्तार एकदम से कम हो जाती है। तो सारी गाद वहीं जम जाती होगी। बिल्कुल, नदी का अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है और फिर बेचारी नदी को हर साल एक नया रास्ता खोजना पड़ता है। यही अनिश्चितता इसे इतना विनाशकारी बना देती है। तो कुल मिलाकर गंगा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। और अंत में पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मुख्य धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश चली जाती है और दूसरी धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसके किनारे कोलकाता बसा है। सही। हिमालय के इन 2 बड़े सिस्टम्स के बाद अब चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी कोने में। यहाँ एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम हैं, कई किरदार हैं। ब्रह्मपुत्र है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो, जिसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। हाँ, और वहां ये एक शांत और ठंडे रेगिस्तान में बहती है। फिर नामचा बरवा पर्वत के पास ये एक नाटकी है, हेयरपिन जैसा मोड़ लेती है और भारत में घुसती है। और भारत में घुसते ही इसका नाम और स्वभाव दोनों बदल जाते हैं। अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं। हाँ, फिर जब ये असम के मैदानों में उतरती है और इसमें दिबांग और लोहित जैसी नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और असम में ये कोई साधारण नदी नहीं रहती, ये एक विशाल बहुत चौड़ी नदी बन जाती है। कहीं कहीं तो 10 किलोमीटर तक छोड़ी। और असम में ही ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। माजुली, जो सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि असम की वैष्णव संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल, और इसका नाम बदलने का सिलसिला यही नहीं रुकता। अच्छा, इसके बाद भी? हाँ, बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। जमुना। तो तिब्बत में शांत सांगपो, अरुणाचल में जोशीली दिहांग, असम में विशाल ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। और अंत में बांग्लादेश में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा का महासंगम होता है। इन दोनों की मिली हुई धारा को मेघना कहते हैं, जो फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये दोनों नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। हाँ, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कवच भी है। बिल्कुल। तो हिमालय की इन विशाल बर्फ से जन्मी नदियों के बाद अब अगर हम भारत के पुराने पठारी हिस्से की तरफ चलें तो यहाँ नदियों का चरित्र ही बदल जाता है। यहाँ एक सुनहरा नियम याद रख सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर ढलान वाला है। इनमें 4 बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनमें गोदावरी सबसे लंबी है और उसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये दक्षिण गंगा वाला जो तमगा है, ये बड़ा दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ लंबाई की वजह से है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों वजहों से है। लंबाई में तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ही, लेकिन इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी गंगा से कम नहीं है। अच्छा। नासिक, जहां कुंभ मेला भी लगता है, वो इसी के किनारे है। तो ये नदी पूरे दक्कन के पठार के लिए जीवन रेखा है, इसलिए इसे श्रद्धा से दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये तो हुई पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्या? वो इस ढलान के नियम का पालन क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सामान्य ढलान पर नहीं बहती। इनमें 2 नदियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, नर्मदा और तापी। ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली में बहती हैं। भ्रंश घाटी मतलब जमीन में एक दरार जैसी। हाँ बिल्कुल, एक दरार जो करोड़ों साल पहले बनी थी।
तो ये नदियां उस दरार के रास्ते से होकर पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। इसका मतलब उनका सफर छोटा और तेज होता होगा। एकदम। और इसी वजह से उन्हें डेल्टा बनाने का मौका या मटेरियल नहीं मिलता। वो तेजी से सीधे समंदर में मिलती हैं और डेल्टा की जगह एस्चुएरी बनाती हैं। एस्चुएरी, जहां नदी का मीठा पानी एक गहरी घाटी में सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है। हाँ, और वहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का इकोसिस्टम बनता है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि भारत की नदियां एक जैसी नहीं है। उत्तर में हिमालय की बर्फ से जन्मी, साल भर बहने वाली विशाल नदियां हैं जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर मैदान बनाती हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 बड़े जटिल तंत्र। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की पुरानी स्थिर जमीन पर बहने वाली मौसमी नदियां हैं, जो मानसून की धुन पर चलती है। और उनमें भी एक साफ बंटवारा है। पूर्व की ओर बहकर डेल्टा बनाने वाली लंबी नदियां, और पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से होकर तेजी से समुद्र में मिलकर एस्चुरी बनाने वाली नदियां। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं है। सिंधु जल संधि में हमने देखा कि ये राजनीति का कारण बनती हैं। बिल्कुल। गंगा के किनारे हमने देखा कि ये संस्कृति और आस्था का केंद्र है। और ब्रह्मपुत्र में हमने देखा कि एक ही नदी के कितने अलग अलग रूप और किरदार हो सकते हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने स्रोतों में चंबल नदी की बात की, जो बीहड़ बनाती है, जो खेती के लिए बेकार जमीन है और ऐतिहासिक रूप से बागियों की शरण स्थली रही है। हाँ, तो ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। किसी नदी का स्वभाव, उसका प्रवाह, उसकी बाढ़ लाने या कटाव करने की प्रवृत्ति, वो अपने किनारे रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके इतिहास को किस तरह से गढ़ता है। अच्छे के लिए